वेलकम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा साइंस, साइंटिफिक मेथड्स एंड क्रिटिक। आज हम अपने डिस्कशन को आगे ले जाएंगे और बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 सब टॉपिक बी मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ्स ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, रिसर्च मेथडोलॉजी में क्या क्या थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ्स हैं, और फिर बात करेंगे पॉजिटिविज्म एंड उसकी क्रिटिक की। इस टॉपिक में मेरे मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ्स ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी में दो स्ट्रेंथ्स आते हैं। एक होता है पॉजिटिविज्म, एक होता है नॉन पॉजिटिविज्म। अगर हम बात करें सिलेबस की तो इसमें भी सिलेबस में पॉजिटिविज्म देखने को मिल जाएगा और नॉन पॉजिटिविज्म देखने को मिल जाएगा। और पॉजिटिविज्म से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, वो है फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। ये दोनों टॉपिक से जुड़ा हुआ सब टॉपिक है। अब देखते हैं क्या स्टैंड्स हैं। पहला स्टैंड है पॉजिटिविस्ट, दूसरा है नॉन पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविज्म को दो पार्ट में देख सकते हैं, एक तो फुल्ली पॉजिटिविस्ट, एक है पार्शियल पॉजिटिविस्ट, जो कि कार्ल मार्क्स है। मार्क्स को पार्शियल पॉजिटिविस्ट क्यों कहा जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात बताई है। ये बात है इनकी कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड। ये कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में कुछ बता रहे हैं जिसकी वजह से इन्हें फिलोसोफर कहा गया, और कहीं ना कहीं यही एक कारण है इसकी वजह से ये पार्ट पॉजिटिविस्ट कहेंगे। तो जो एग्जैक्ट रीजन है मुझे आप वो कमेंट सेक्शन में बताइए। नॉन पॉजिटिविज्म जो स्टैंड है उसमें जो क्लासिफिकेशन है वो है पोस्ट पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म या रिवाइजिंग पॉजिटिविज्म। जो इंटरप्रेटिविज्म है वो पॉजिटिविज्म को रिवाइज करता है, मीन्स ये पॉजिटिविज्म को रिजेक्ट तो नहीं करते हैं, रिजेक्शन के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन रिवीजन के लिए तो बोलते हैं। एक है एंटी पॉजिटिविज्म, ये लोग रिजेक्टिंग पॉजिटिविज्म। तो आप देख रहे हैं इंटरप्रेटिविज्म और एंटी पॉजिटिविज्म कैसे डिफरेंट हैं एक दूसरे से। इंटरप्रेटिविज्म में जो मेन है वो है वस्तिहन। ये मेथड है जो हम वेबर जब कवर करेंगे, वेबर का चैप्टर उसमें कवर करेंगे वस्तिहन मेथड। बात करें एंटी पॉजिटिविज्म में तो उसमें आते हैं मैक्रो ट्रेडिशन और माइक्रो ट्रेडिशन। मैक्रो में भी मेनली रिफ्लेक्सिव थ्योरी को डिवाइड किया जा सकता है क्रिटिकल थ्योरी, फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। जबकि माइक्रो ट्रेडिशन में हम देख सकते हैं इंटरेक्शनिज्म, फिनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी। अब मैं कुछ डाउट आपके माइंड में क्रिएट करूंगा, और जब पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड तब ये डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला डाउट आपका आना चाहिए, फिनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी में डिफरेंस क्या है। मैं तो ये कवर करूंगा बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ, लेकिन आप अपने माइंड में ये बना के चलिए। फिर देखिए माइक्रो ट्रेडिशन और मैक्रो ट्रेडिशन में डिफरेंस क्या है। फिर मुझे बताइए एंटी पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में डिफरेंस क्या है। और एक तो मैंने आपको डाउट बना ही दिया है माइंड में कि इसको पार्ट पॉजिटिविस्ट या पार्शियल पॉजिटिविस्ट क्यों कहा जाता है। जितने भी आंसर आपको यहाँ पे आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पहले बता दीजिए, जिससे कि भविष्य में आप और इसको क्लियर कर सकें। चैप्टर में आगे चलने से पहले, लेक्चर में आगे चलने से पहले हम देखेंगे PYQ। मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन 2025 में पूछा गया वो है व्हाट इज पॉजिटिविज्म, क्रिटिकली एनालाइज द मेजर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इट। तो इसमें जो आपको आंसर करना है पॉजिटिविज्म की बेसिक डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो इसके क्रिटिक है मींस नॉन पॉजिटिविस्ट नजरिए से पॉजिटिविस्ट का आप क्रिटिक लिख देंगे इस आंसर में। फिर एक क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया 20 मार्क्स का, उसमें पूछा गया व्हाट आर द शॉर्ट फॉल्स ऑफ पॉजिटिविस्ट फिलोसफी दैट गिव राइज टू नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड्स ऑफ स्टडिंग सोशल रियलिटी। इसका बैकग्राउंड तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन अब
फर्दर लेक्चर में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। हाउ फार आर सोशोलॉजिस्ट जस्टिफाइड इन यूजिंग पॉजिटिविस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी, एक्सप्लेन विद सुटेबल इलस्ट्रेशन। इसमें एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिविस्ट फिलोसफी। Explain with example the explanatory and exploratory designs of social research. Examine the basic postulate of positivism and post-positivism. Critically examine positivist approach in sociological studies. तो सभी क्वेश्चंस में हम देखते हैं एक जो मेजर कीवर्ड है वो है पॉजिटिविज्म। इसको पहले हम स्टडी करेंगे, इसके रिलेटेड सभी डाउट क्लियर करेंगे, फिर हम बात करेंगे इसकी क्रिटिक की, और उसके बाद कहीं हम नॉन पॉजिटिविज्म पढ़ेंगे, और जब दोनों टॉपिक हम पूरे कर लेंगे तब कहीं हम ये आंसर बता पाएंगे। वैसे पीवाईक्यू नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोलॉजी के भी हैं, लेकिन जब हम नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोलॉजी कवर करेंगे तब इन सभी को डिस्कस करेंगे। अगर पॉजिटिविज्म की बात करें तो यहाँ पे जो बेसिक थॉट है वो ये है, सोशोलॉजी इज साइंस। अगर सोशोलॉजी को ये साइंस कहता है तो साइंटिफिक मेथड्स जो हैं उनको सोशोलॉजी फॉलो करती है। ऐसा कुछ कोरिलेशन पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविस्ट स्कॉलर ड्रॉ करते हैं। इट इज ए फिलॉसफी विच कंसीडर्स दैट सोशोलॉजी इज साइंटिफिक डिसिप्लिन। सबसे पहला पॉइंट, sociology is scientific discipline. The term positivism is derived from French word positive, which means imposed on the mind based on sensory experience. Scientific discipline है सोशोलॉजी, और इसके जो भी ऑब्जर्वेशन हैं वो सेंसरी एक्सपीरियंस के बेसिस पे हैं, ना कि मनगढ़ंत बातों के बेसिस पर। कुछ पॉजिटिविस्ट स्कॉलर के जो नाम हैं वो है अगस्त कॉम्ट, मार्क्स। इनको प्योर पॉजिटिविस्ट तो नहीं मानेंगे, इनको पार्ट पॉजिटिविस्ट कहते हैं, क्योंकि इनकी जो कम्युनिज्म की जो थ्योरी है वो सेंसरी एक्सपीरियंस के बेसिस पर तो नहीं है, क्योंकि ये तो भविष्य की बात है और भविष्य को तो किसी ने सेंस नहीं दिया। तो यहाँ पर जो ये बात करते हैं कम्युनिज्म में, वो फिलोसोफर की तरीके से बात करते हैं। जैसे एक फिलोसोफर कहता है समाज ऐसा होगा, क्योंकि ये सोशियोलॉजिस्ट जैसी बात नहीं करते हैं विद इन केस ऑफ कम्युनिज्म, इसीलिए इनको कहा जाता है पार्ट पॉजिटिविस्ट। ये बात मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ। स्पेंसर, डर्कहाइम, मर्टन। Thus, positivism considers the true knowledge is that which is based on sensory experience और empirical evidence, दोनों एक ही चीज। जैसे कि नेचुरल साइंस किसी ऑब्जेक्ट को सेंसरी एक्सपीरियंस के साथ फील करती है, वैसे ही सोशोलॉजी सोसाइटी को सेंसरी एक्सपीरियंस के साथ स्टडी करती है। पॉजिटिविस्ट इंक्लूडिंग फाउंडिंग फादर्स ऑफ डिसिप्लिन लाइक अगस्त कॉम्ट, Durkheim consider that sociologists should use the same scientific methods as used in physical science. In other words, the same scientific methods can be applied across all sciences. अगर सभी साइंसेस के अक्रॉस ये मेथड्स अप्लाई किए जा सकते हैं और सोशोलॉजी को आप साइंस कह ही दे रहे हैं, तो इसका जो मीनिंग है कि आप सोशोलॉजी में भी वही साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करने की बात कहना चाहते हैं। सोशल स्ट्रक्चर, जिसका एग्जांपल है कास्ट और रिलीजन, आर आल्सो सब्जेक्ट टू कंटिन्यूटी सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल साइंस लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर एटसेट्रा। ये इस बात से कहना चाहते हैं जैसे कास्ट और रिलीजन का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, जैसे सिमिलर एटॉमिक स्ट्रक्चर और सेलुलर स्ट्रक्चर भी वैसा ही एक फिक्स स्ट्रक्चर है। तो कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रक्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल साइंस में जो स्ट्रक्चर हैं उनमें एक कोरिलेशन है। इस कारण से सोशोलॉजी भी साइंस की तरीके से एक्ट कर सकती है। ड्यूटी रोल्स, कस्टम वैल्यूज एंड सोशल रोल्स एंड देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रक्चर, हेंस ऑब्जेक्टिव डेटा कैन बी कलेक्टेड। क्योंकि स्ट्रक्चर जैसे कास्ट और रिलीजन कंटिन्यूअस हैं, सदियों से चले आ रहे हैं,
और सोसाइटी में हर जगह देखने को मिल जाएंगे। तो इस रिलीजन की स्टडी चाहे आप इंडिया में करिए चाहे यूएसए में करिए, आपको डेटा मिल ही जाएगा और वह डेटा ऑब्जेक्टिव होगा, ऐसा कहना है पॉजिटिविस्ट का। ऑल दो नॉन पॉजिटिविस्ट इस बात से सहमत नहीं है, मैं आपको यहीं क्लियर कर दे रहा हूं। Objective data can be collected. Positivist also contends that society is also governed by fixed laws and hence it is predictable. Fixed law से governed है सोसाइटी तो ये predictable है। जैसे एक लॉ हो गया पैट्रियार्की का, ये कह रहे हैं पैट्रियार्की बहुत सारी घटनाओं को प्रेडिक्ट कर देता है। जैसे अगर वुमेन होगी तो खाना ही बनाएगी, अगर वुमेन का खाना बनाना प्रेडिक्ट हो गया है, जैसे कि साइंस भी एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करती है या बहुत सारी इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर लेती है विद रिस्पेक्ट टू चेंज, ऐसे ही सोसाइटी भी या सोशोलॉजी भी उन सभी चेंजेस को प्रेडिक्ट कर पाती है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर फिक्स है। ऐसा कुछ कहना है पॉजिटिविस्ट का। Positivists also treat sociology in same manner as physicists and chemists treat theirs. जैसे physicist physics को treat करते हैं, chemist chemistry को treat करते हैं, वैसे ही positivist sociology को treat करते हैं। Means जो method physicist यूज करते हैं, जो method chemistry को पढ़ने वाले यूज करते हैं, वही similar method sociology को पढ़ने वाले करते हैं और वो methods होते हैं quantitative research methods. Means empirical evidence based methods. Sociologists also collect empirical data about the social world through experimentation और observation. अब आप ये देखिए तीनों हाईलाइट वर्ड, empirical data, social world और experimentation, ये सभी चीजें साइंस में भी देखने को मिलती हैं। तो हुई ना सोशोलॉजी और साइंस इक्विवेलेंट, ये कहते हैं पॉजिटिविस्ट। He then process the data to identify patterns. पैटर्न भी देखने को मिल जाते हैं सोसाइटी में, जैसे कि एक नेचुरल ऑब्जेक्ट में एक पैटर्न होता है फिक्स, वैसे ही सोशल ऑब्जेक्ट में भी एक पैटर्न मिल जाता है फिक्स। गवर्निंग सोशल बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ मैन एंड सोशल रिलेशनशिप्स आर नॉट आर्बिट्रेरी। मैन्स एक्शन आर ग्रेटली डिटरमाइंड बाय सोशल फोर्स विच आर आउटसाइड एंड बियॉन्ड हिज कंट्रोल, रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। एक होता है नेचुरल फोर्स, मान लिया एक पेन है, पेन बनाता हूं, पेन है एक टेबल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये अपनी जगह से तभी हटेगा जब यहां पे एक फोर्स अप्लाई होगा, इसको कह दिया नेचुरल फोर्स। ठीक है, इसका अगर मूवमेंट देखना है, ये मूव तभी करेगा जब एक फोर्स लगेगा और इसकी स्टडी हम साइंस में करते हैं। अब आ जाते हैं सोसाइटी के केस में, सोसाइटी या सोशियोलॉजी के केस में, हमें सोशियोलॉजी लिखना था। एक स्टूडेंट है, और उसका फ्रेंड है, इसका मूवी देखने का मन आज नहीं है, लेकिन इसका फ्रेंड आता है और इसको कहता है चल यार, ये पहले मना करता है लेकिन बाद में ये कहता है फ्री दिखा दूंगा। तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद दोनों मिलके मूवी देखने चले जाते हैं, दोनों मिलके मूवी देखने चले जाते हैं थिएटर में। तो आप देख सकते हैं जो एक पर्सन पहले स्टैटिक था, वो जाना नहीं चाहता था, उसको एक दूसरे व्यक्ति ने फोर्स लगाया, उसने धक्का नहीं दिया लेकिन उसने एक फोर्स लगाया,
जिसको कहा जाता है सोशल फोर्स, और उसने उसकी पोजीशन को उसके स्टडी रूम से थिएटर तक चेंज करा दी। सिमिलरली जैसे हम नेचुरल फोर्स से एक पेन की लोकेशन को चेंज करा रहे थे और उसकी स्टडी साइंस में की जा रही थी, वैसे ही सोशलॉजी में इस चीज़ की स्टडी करी जा सकती है कि सोशल फोर्स क्या क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस साइंस और सोशलॉजी एक सिमिलर मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो एनालॉजी है, अब आप समझ गए होंगे कैसे साइंस और सोशलॉजी सोशल फोर्स और नेचुरल फोर्स की स्टडी करके एक दूसरे से कोरिलेट कर पाते हैं। द बिहेवियर ऑफ मैन एंड सोशल रिलेशनशिप्स आर नॉट आर्बिट्रेरी, मैं ये बात आपको बता चुका हूँ। Therefore, based on empirical data, the sociologist can also formulate generalized law that govern human action and social relationship. जैसे कि जनरलाइज्ड लॉ नेचुरल साइंस में बन जाते हैं, वैसे ही सोशलॉजिस्ट भी जनरलाइज्ड लॉ बनाते हैं, और उन जनरलाइज्ड लॉ से आप किसी ह्यूमन के एक्शंस को गवर्न कर पाते हैं या जान पाते हैं इन एनी सोसाइटी एंड कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम। जैसे कि साइंस भी कहीं ना कहीं फ्यूचर आउटकम को प्रिडिक्ट करने के लिए काम आती है, वैसे सोशलॉजी भी एक मैन के एक्शन को प्रिडिक्ट कर सकती है अगर उसका एक्शन जनरलाइज्ड लॉ के बेस पर हो। इसलिए सोशलॉजी को नोमोथेटिक एक्सप्लेनेशन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, दैट इज जनरलाइजेशन, यूनिवर्सलिज्म और नो इंडिविजुअलिज्म। मीन्स आदमी नहीं जाना चाहता था थिएटर, लेकिन एक सोशल फोर्स लगा और चला गया। तो जहाँ सोशल फोर्स आ जाएगा वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म जैसा कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए सोशलॉजी आइडियोग्राफिक एक्सप्लेनेशन पे या पॉजिटिविस्ट आइडियोग्राफिक एक्सप्लेनेशन पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन में इंडिविजुअलिज्म पे फोकस ज़्यादा होता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स ज़्यादा होती है, और स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ सोसाइटी पे फोकस कम होता है। Positivist approach in sociology places particular emphasis on behavior that can be directly observed. That directly observed का मतलब आप empirical research के द्वारा इसको फाइंड कर लें। वो hidden meaning नहीं देखेंगे, आपकी फीलिंग नहीं देखेंगे, पर्पस नहीं देखेंगे, क्योंकि वह सोशल रिसर्च को मिसलीड कर सकता है। जबकि नॉन पॉजिटिविस्ट जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है उस पर फोकस नहीं करेंगे, वो उसका हिडन मीनिंग देखेंगे, फीलिंग देखेंगे, पर्पस देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिविस्ट कहीं ना कहीं सोशलॉजी को साइंस की तरफ ओरिएंट कराना चाहते हैं। द पर्सनल बाइसेस एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ रिसर्चर कैन बी पुट असाइड व्हाइल कंडक्टिंग रिसर्च। सो पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं, अगर नॉन पॉजिटिविस्ट ये कह रहे हैं कि पर्सनल बाइसेस एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ रिसर्चर एक रिसर्च को खराब कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिविस्ट उसका विरोध इस बात पर करते हैं कि इन चीज़ों को साइड में रखा जा सकता है, क्योंकि जो एक रिसर्च का कंक्लूजन है वो तो एम्पिरिकल डेटा के बेसिस पे होता है, और डेटा को मिसलीड कोई भी नहीं कर सकता। तो ऐसे नॉन पॉजिटिविस्ट स्कॉलर का जो क्रिटिक है उसको डिनाई करते हैं पॉजिटिविस्ट। Sociology reject speculative, transcendental and fanciful narratives and only accept empirically verifiable facts. Transcendental means स्वर्ग नरक वाली बातें जो इस धरती में ना दिखे। Both sociology and science use inductive as well as deductive analysis. अगर दोनों साइंस और सोशलॉजी एक जैसी है तो मीन्स पॉजिटिविस्ट यही तो कहना चाहते हैं कि साइंस और सोशलॉजी एक जैसे एनालिसिस करती हैं, जैसे इंडक्टिव और डिडक्टिव एनालिसिस। इंडक्टिव एनालिसिस और डिडक्टिव एनालिसिस का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, फिर से मैं एक बार इसको क्लियर करना चाहता हूँ। शायद कुछ स्टूडेंट्स को उस दिन डाउट रहा तो उन्होंने मुझसे दोबारा भी पूछा था, तो यहाँ मैं फिर क्लियर करता हूँ। इंडक्टिव एनालिसिस पॉइंट P1, पॉइंट P2, पॉइंट P3, मुंबई अटैक,
उसके पीछे कौन? पाकिस्तान। पहलगाम अटैक, उसके पीछे कौन? पाकिस्तान। पार्लियामेंट अटैक, उसके पीछे कौन? पाकिस्तान। तो इन तीनों डेटा पॉइंट्स को अगर कन्वर्ज किया जाए और देखा जाए तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, इन इंडिया टेररिज्म is sponsored by डेट। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आपने बिना कहे, क्योंकि 2-3 डेटा पॉइंट देखे और उससे एक जनरलाइज स्टेटमेंट निकाल दिया, ये तो हो गई इंडक्टिव एनालिसिस जैसा साइंटिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं डिडक्टिव एनालिसिस की। डिडक्टिव एनालिसिस ये होती है, एक स्टेटमेंट है पाकिस्तान is providing infrastructure to terrorist organizations। ये एक established फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, मान लिया। तो इससे हम डिड्यूस कर लेंगे कि पहलगाम अटैक तो फिर अगर हुआ है, इसके पीछे कौन होगा? ये बात है डिडक्टिव एनालिसिस की। वहां पे स्टेबलाइज्ड फैक्ट से हम कोई एक माइक्रो स्टडी को या माइक्रो स्टडी कर लेते हैं। तो जो इंडक्टिव एनालिसिस होती है, इंडक्टिव एनालिसिस वो माइक्रो से मैक्रो की कहानी है, जबकि डिडक्टिव एनालिसिस जो है वो मैक्रो से माइक्रो की कहानी है। यहाँ पे एक मैक्रो स्टेटमेंट था और एक हम माइक्रो इंसिडेंट को उससे रिलेट कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या था, बहुत सारे माइक्रो इंसिडेंट्स थे और उससे हमने एक मैक्रो जनरलाइजेशन कर दिया। तो ये माइक्रो टू मैक्रो की कहानी है और ये जो है वो मैक्रो से माइक्रो की कहानी है। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए, अब मैंने यहाँ शॉर्ट में थोड़ा लिख रखा है तो आप समझ जाएंगे। इंडक्टिव एनालिसिस माइक्रो टू मैक्रो, डेटा पॉइंट D1 D2 D3, वहाँ से एक पैटर्न ऑफ डेटा देखा, पाकिस्तान ने अटैक करवाया मुंबई में, यहाँ बहुत सारी जगह, फिर हमने उसको जनरलाइज किया और थ्योरी बना दी, पाकिस्तान फंड्स टेररिस्ट। और एक और एग्जांपल देखते हैं, यूपीएससी टॉपर्स, वुमेन कंटिन्यू टू डोमिनेट टॉप स्कॉट्स इन 2001, 22 एंड 24। बहुत सारे पॉइंट्स उठाए आपने, 2001 में देखा, 21 में देखा वुमेन टॉपर, 22 में देखा वुमेन टॉपर, 24 में देखा वुमेन टॉपर। तो आप उससे इंड्यूस कर सकते हैं मतलब कि लड़कियां पढ़ने में ज़्यादा होशियार होती हैं लड़कियों की अपेक्षा। ये हो गया इंडक्टिव एनालिसिस। अब बात करते हैं डिडक्टिव एनालिसिस की। ये है मैक्रो टू मैक्रो अप्रोच। इसमें एक और अच्छा एग्जाम्पल मैंने यहाँ लगा रखा है, फैमिली स्ट्रक्चर। आपने देखा, फैमिली स्ट्रक्चर की स्टडी से आप कपल रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं और उससे आप इंडिविजुअल बिहेवियर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं फैमिली स्ट्रक्चर मैक्रो से इंडिविजुअल बिहेवियर माइक्रो। तो ये जो कहानी है वो मैक्रो टू मैक्रो जाने की कहानी है। अगर नहीं समझ में आया होगा फिर देखिए, यूएसए इज ए कैपिटलिस्ट कंट्री। तो यूएसए इज ए कैपिटलिस्ट कंट्री मीन्स ये मैक्रो स्टेटमेंट है पूरे यूएसए को देखकर। एंड योर फ्रेंड, मान लिया आपका कोई मित्र है, ही इज फ्रॉम यूएसए, हेंस
ही मे बी ए कैपिटलिस्ट। तो आप देख रहे हैं, आप मैक्रो स्टेटमेंट से एक माइक्रो व्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो डिड्यूस आपने किया मैक्रो टू मैक्रो। यूएसए इज ए कैपिटलिस्ट कंट्री, ही इज फ्रॉम यूएसए, हेंस ही मे बी ए कैपिटलिस्ट। तो बात इंडक्टिव रीजनिंग की है। इंडक्टिव रीजनिंग इंड्यूसेस अ थ्योरी फ्रॉम द डेटा, D1, D2, D3 to theory, while deductive reasoning deduces a conclusion from a theory to a conclusion. Science and sociology both go for cause-effect relationship. तो दोनों में causal functional analysis होती है। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ causal functional analysis का। साइंस में causal functional analysis आपने देखा होगा, न्यूटन के केस में था। उन्होंने देखा कि सेब गिरा या फल गिरा, उसके पीछे कॉज क्या थे, और उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी दे दिया। साइंस अगर बात करें सोशियोलॉजी की, तो यहां पे जो कॉजुअल फंक्शनल एनालिसिस होती है, वो पर्टिकुलरली डर्कहाइम की जो स्टडी है सुसाइड में, उन्होंने ये कॉजल फंक्शनल एनालिसिस लगाई। उन्होंने देखा सुसाइड के बहुत सारे कॉजेस होते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, एलिनेशन, सीजन और क्लाइमेट। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉजेस को रीड किया और जो उसकी सुसाइड की एक फंक्शनल एनालिसिस करी। तो ऐसे दोनों सब्जेक्ट्स में कॉजल फंक्शनल एनालिसिस होती है। August Comte was confident that scientific knowledge about society could be accumulated and used to improve human conditions so that society can run rationally without superstition and religion. तो देख रहे हैं आप, इस अगर पैराग्राफ को पढ़ें तो आपको लग रहा है कि अगस्त कॉम्ते बहुत मॉडर्निस्ट थे। वह सोशोलॉजी को एक सेवियर की तरीके से देख रहे थे। वो ये देख रहे थे साइंटिफिक नॉलेज के साथ अगर सोसाइटी को रीड किया जाए तो वह ह्यूमन कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए काम आ सकते हैं। बेस्ड ऑन सोशोलॉजिकल नॉलेज एंड थ्योरी, सोशोलॉजी अटेम्प्ट्स टू प्रिडिक्ट अबाउट सोशल लाइफ। एज पर अगस्त कॉम्ट, फ्रॉम साइंस कम्स प्रिसीजन, फ्रॉम प्रिसीजन कम्स एक्शन। मीन्स ये जो साइंस है उससे प्रिसीजन आता है, एंड फ्रॉम प्रिसीजन कम्स एक्शन। अब इसमें आप साइंस हटा के सोशोलॉजी लिखिए। From sociology comes precision and from precision comes action. Means वह सोशोलॉजी से एक्शन को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उसके बारे में कुछ एक सोशल आइडेंटिटी पता है उसकी, तो फिर आप उसके एक्शन को एनालाइज कर सकते हैं। मीन्स आप सोशल स्ट्रक्चर के द्वारा सोशल एक्शंस को गैस कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे डिस्कशन में देखेंगे, जो अपना फोकस रहा वो तो या तो सोशल स्ट्रक्चर पे रहा, मींस मैक्रो स्ट्रक्चर पे ज्यादा रहा, और हमने जो ह्यूमन एक्शंस की बात करी या फिर माइक्रो स्टडी जो है वो डिराइव होती है मैक्रो से। ऐसी कुछ डिस्कशन हमने इस पॉजिटिविस्ट नजरिए में देखा। जबकि नॉन पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं ह्यूमन एक्शंस या ह्यूमन से ही सोशल स्ट्रक्चर बना है। तो वो इंपॉर्टेंस देते हैं ह्यूमन एक्शन पे, इंडिविजुअलिज्म पे, और सोशल स्ट्रक्चर को वो उसके बाद देखते हैं। जबकि पॉजिटिविस्ट इसको उल्टा देखते हैं, वो कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर से ह्यूमन के एक्शन डिराइव होते हैं। तो ये है कहानी पॉजिटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्ट। ये देखने का नजरिया है, कौन किसको पहले और बाद में देखता है। August Comte believed that there is hierarchy of scientific subjects and sociology is at the pinnacle of that hierarchy. इसीलिए इन्होंने सोशोलॉजी को कहा क्वीन साइंस। का सोशोलॉजी तो इतनी कॉम्प्लेक्स है, इसे तो क्वीन कहना चाहिए। सब साइंटिफिक सब्जेक्ट में सोशोलॉजी टॉप पे है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्सिटी।
अब देखते हैं फीचर्स ऑफ पॉजिटिविज्म। अब तो हमने कह दिया पॉजिटिविज्म में सोशियोलॉजी को साइंस मानने की कोशिश की गई। अब उसके फीचर्स देखते हैं पॉजिटिविज्म में। emphasis on directly observed behavior, feeling meanings are subsided। पॉजिटिविज्म में जो डायरेक्टली दिख रहा है बस उसी को ऑब्जर्व करते हैं, उसी को स्टडी करते हैं, ना कि उससे पूछ के उसकी फीलिंग, उसकी मीनिंग स्टडी करते हैं। फीलिंग और मीनिंग जब वेबर हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है, व्हाट इज फीलिंग, व्हाट इज मीनिंग। emphasis on understanding external realities and rejecting the study of internal aspects like meaning and motives। डिस्कवरी ऑफ काज इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसे हमने आपको न्यूटन के एग्जांपल में पहले ही बता दिया, ऐसे ही सोशियोलॉजी भी काज इफेक्ट रिलेशनशिप पे फोकस करती है। यूनिटी ऑफ साइंटिफिक मेथड्स मींस जैसे सोशियोलॉजी में एंड साइंस में बोथ में साइंटिफिक मेथड्स लगते हैं, तो इसलिए दोनों सिमिलर हैं, ये कहना है यूनिटी ऑफ साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। सेम मेथड्स कैन बी अप्लाइड अक्रॉस ऑल साइंसेस मींस, और ऑल साइंसेस की बात कर रहा है तो सोशियोलॉजी को साइंस है ही, तो यहाँ पे भी साइंटिफिक मेथड्स लग जाएंगे, ऐसा कुछ कहना है पॉजिटिविस्ट का। फोकस्ड ऑन एम्पिरिसिज्म एंड रिजेक्ट्स कॉमन सेंसिकल नोशंस। अब देखिए आप, एक अपने में टॉपिक है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, तो आप देखेंगे अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो आप कंक्लूड कर सकते हैं या इंड्यूस कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट से आप पता कर सकते हैं कि पॉजिटिविस्ट कॉमन सेंस को सोशियोलॉजी में कुछ भी जगह नहीं देते, इसीलिए वो कॉमन सेंस को कहते हैं सोशियोलॉजिकल नॉनसेंस। वो कहते हैं कॉमन मैन जो कह रहा है अगर हम उसकी स्टडी करने लगे तो ये सोशियोलॉजी में तो नॉनसेंस जैसा कुछ हो जाएगा, जबकि नॉन पॉजिटिविस्ट हैं वह इसको सोशियोलॉजिकल नॉनसेंस नहीं कहते, वह इसको बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं। और जो पॉजिटिविस्ट होते हैं वो मल्टीवेरिएट एनालिसिस करते हैं जैसे कि साइंस करती है। फोकस्ड ऑन एम्पिरिसिज्म एंड रिजेक्ट्स कॉमन सेंसिकल नोशंस, फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज एंड यूनिवर्सलिटीज ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स। जैसे कि साइंस में यूनिवर्सल लॉज होते हैं वैसे ही सोशियोलॉजी में भी यूनिवर्सल लॉज होते हैं, ऐसा कहना है पॉजिटिविस्ट का। पॉजिटिविस्ट आर्ग्यू दैट सोशियोलॉजिकल नॉलेज शुड बी टेस्टेबल। ट्रू नॉलेज इज वन विच कैन बी टेस्टेड। ऐसा नहीं है आपने सोसाइटी के बारे में कुछ कह दिया और आप ये कह रहे हैं बस एक आदमी इसको फॉलो करता है इसलिए सही है, नहीं, वो कह रहे हैं ऐसा हो कम से कम उस पर डेटा फाइंड हो सके, उसको टेस्ट किया जा सके। पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी क्या है? इंडक्टिव मेथोडोलॉजी मैंने बता दिया आपको। मल्टीवेरिएट एनालिसिस, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। मल्टीवेरिएट एनालिसिस का एक एग्जांपल बहुत अच्छा है जो फिर डर्कहाइम की स्टडी में कर सकते हैं हम लोग, उस चैप्टर में हम तो देखेंगे, फिर भी देखिए डर्कहाइम जो सुसाइड की स्टडी करते हैं उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स देखते हैं। एक तो रिलीजन के आधार पे करते हैं उसकी स्टडी, एक एज के आधार पे करते हैं, एक जेंडर के आधार पे करते हैं, एक मैरिज के आधार पे करते हैं, मैरिज हुई है या नहीं है, डाइवोर्सी है या विडो है। तो अब ये देखिए एक वेरिएबल रिलीजन हुआ, एक वेरिएबल एज हुआ, एक वेरिएबल जेंडर हुआ, एक वेरिएबल मैरिज हुआ, एक वेरिएबल नेशनैलिटी हुई और एक वेरिएबल तो सुसाइड है ही। तो आप देखिए सुसाइड की अगर स्टडी करनी थी तो इतने सारे वेरिएबल्स की स्टडी की और आपस में एक कोरिलेशन फाइंड किया डर्कहाइम। सिमिलरली आप साइंस के केस में भी देखेंगे, अगर फोर्स की स्टडी करी जाती है तो उसमें मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ग्रेविटी एंड वेरियस अदर वेरिएबल्स की स्टडी करी जाती है। तो जैसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस साइंस करती है वैसे ही मल्टीवेरिएट एनालिसिस सोशियोलॉजी भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं साइंस और सोशियोलॉजी एक जैसे ही है, ऐसा कहना है पॉजिटिविस्ट का। साइंस भी डिडक्टिव मेथोडोलॉजी फॉलो करती है और सोशियोलॉजी भी डिडक्टिव मेथोडोलॉजी फॉलो करती है, तो दोनों साइंस और सोशियोलॉजी एक जगह कन्वर्ज होते दिख रहे हैं। काउजुअल फंक्शनल एनालिसिस साइंस भी करती है और सोशियोलॉजी भी करती है। काउजुअल फंक्शनल एनालिसिस को आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस में भी
पुट कर सकते हैं। अब देखते हैं सम प्रोमिनेंट पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजिस्ट। अभी तक तो बात रही, एक हमने कॉमन पर्सपेक्टिव देख लिया पॉजिटिविस्ट का, अब हम पर्टिकुलर पॉजिटिविस्ट देखेंगे और वो साइंस और सोशियोलॉजी को कैसे रिलेट करते हैं उसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।